स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। आज के अंक में शामिल है रूमेटिक रोग, उसके कारण और उपचार, इस विषय पर जानकारी और साथ ही रीढ़ की हड्डी के रोगों के उपचार की नवीनतम तकनीक के विषय में जानकारी। रूमेटिक डिजीज ऑटो इम्यून और सूजन संबंधी बीमारियां हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके जोड़ों, मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों पर हमला करने का कारण बनती हैं। ये बीमारियां अक्सर गठिया शब्द के तहत समूहीकृत की जाती हैं, जिनका उपयोग 100 से अधिक बीमारियों और स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। रूमेटिक रोग कौन कौन से हैं, किन कारणों से होते हैं और इनका उपचार कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सब विषयों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उमा कुमार। आप विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। आपसे बात कर रहे हैं आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रूमेटिक बीमारियां क्या होती हैं? देखिए, रूमेटिक बीमारियां या रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये एक प्रकार की बीमारियां हैं जिन पे की जॉइंट, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जरूरी नहीं कि किसी बीमारी में ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाएं और या कोई एक इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अमूमन क्या होता है कि कई लोग के जोड़ों में तकलीफ होती है, तो बड़े कंफ्यूज से रहते हैं कि हमें एक रूमेटिक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर एक अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास। जितने भी रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या जोड़ों के दर्द होते हैं, ज्यादातर ये परेशानियां मेडिकल होती हैं, यानी कि जो फिजिशियन होते हैं वो उनका इलाज कर सकते हैं। हड्डी के डॉक्टर के पास या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने की जरूरत तब पड़ती है जबकि कोई सर्जरी करानी हो या फिर कुछ विशेष प्रकार की परेशानी हो। कभी कभी हड्डियों में कैंसर हो जाता है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तो इस तरह की जो तकलीफें होती हैं तब ये बनता है कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। वरना अगर जोड़ों से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है जिसमें कि मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, सिंपल विटामिन डी डेफिशिएंसी, थायराइड की परेशानी, इससे भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं और इन्फेक्शंस में जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो इस तरह से इन सब चीज का जो इलाज है वो मेडिसिन द्वारा संभव है। तो उस केस में रूमेटोलॉजिस्ट या फिर गठिया रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, रूमेटिक बीमारियों का पता किन जांचों से लगाया जा सकता है? देखिए, पब्लिक का ये जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हों या फिर कोई और बीमारियां हों, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस की बीमारी, स्क्लेरोडर्मा की बीमारी, शोग्रेन सिंड्रोम, मसल मायोसाइटिस, तो ये हमारी रूमेटोलॉजी में ये कहते हैं कि जो जितना अच्छा क्लिनिशियन होगा वो उतना अच्छा रूमेटोलॉजिस्ट होगा। यानी कि इन बीमारियों को शर्तिया डायग्नोज करने के लिए कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये हॉलमार्क है उस बीमारी को डायग्नोज करने का। डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पेशेंट का कंट्रीब्यूट करते हैं बाय 95% इन द डायग्नोसिस। इतना ज्यादा महत्व है इनका। जो इन्वेस्टिगेशंस है उनका रोल मात्र 5% है, लेकिन वो 5% एक जरूरी चीज है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कभी कभी पेशेंट्स रूमेटॉइड फैक्टर या ANA, एंका, ऐसे ही कुछ आर्थराइटिस के टेस्ट करवा के आ जाते हैं और वो पॉजिटिव मिलते हैं तो सोचते हैं मुझे ये बीमारी हो गई। जबकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयों के बाद, कुछ इन्फेक्शंस के बाद, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाद इस तरह के ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो मैं कहूंगी कि कौन सा टेस्ट किस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए सफिशिएंट है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि किस समय पर कौन सा टेस्ट करवा के कौन सी बीमारी डायग्नोज की जा सकती है। कहना चाहिए डॉक्टर कि फिजिशियंस एक्यूमेन की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि डिटेल्ड हिस्ट्री, तो इसीलिए लोगों से भी ये कहना चाहूंगी कि जब आपको कोई परेशानी हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर वो कोई आपसे पूछते हैं बार बार किसी चीज के बारे में, तो सही जानकारी दें और उसको अदरवाइज ना लेकर जितनी अच्छे से जानकारी देंगे उतनी ज्यादा मदद मिलेगी आपकी बीमारी को डायग्नोज करने में। डॉक्टर साहब, रूमेटिक की जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उसके लक्षण आमतौर पे क्या होता है अगर हम आम लक्षणों की बात करें? देखिए, कहते हैं कि जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो करीब 200 प्रकार
की बीमारियां होती है, एक बीमारी नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि किसको क्या बीमारी है और लक्षण उसके मुताबिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की परेशानी है, जो कि महिलाओं में और यंग लेडीज में ज्यादा कॉमन होती है, उसमें जो हाथ के छोटे जोड़ होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, कामकाज करने में परेशानी होती है। एक चीज कहते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जिसमें कि सुबह जब सोकर मरीज उठता है तो उसको मुट्ठी बांधने में, कुछ काम करने में परेशानी आती है। जैसे जैसे दिन थोड़ा गुजरता है तो उसकी स्टिफनेस यानी कि जकड़न कम होती जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें ल्यूपस की बीमारी की, तो उसमें बुखार रह सकता है, मुंह में छाले रह सकते हैं, बाल झड़ते हैं, धूप में जाने पे त्वचा पे चकत्ते आ जाते हैं, और अगर किसी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो सांस फूल सकती है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट है तो सूजन आ जाती है, यूरिन में परेशानी आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो लक्षण बहुत ज्यादा है, मैं कहूंगी कि वो एक बार में सब बताने भी बहुत मुश्किल है। तो हर बीमारी के अलग अलग लक्षण होते हैं और कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं बहुत सारी बीमारियों के बीच में। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो आपने महिलाओं की बात की, स्पेशली जो ओल्ड एजेड महिलाएं हैं, उनकी उंगलियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से काफी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है डॉक्टर साहब? देखिए, यहाँ पे ये मैं बताऊंगी कि जो आर्थराइटिस है हम उसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी कि सूजन वाली आर्थराइटिस कह दें अगर लेमन टर्म्स में बात करें, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एसिलिकी आर्थराइटिस है। दूसरी होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। नॉन इन्फ्लेमेटरी का क्लासिकल एग्जाम्पल है, यानी कि उस कैटेगरी में ऑस्टियो आर्थराइटिस आती है, जो कि एक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है। कहते हैं कि जॉइंट में भी वेयर एंड टेयर होती है, और इसलिए ये जो बीमारी है ऑस्टियो आर्थराइटिस की आजकल यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो गई है आज के टाइम में। तो वो महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी मिलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में घुटने ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो दो चीजें हैं, एक है बचाव और फिर दूसरा, क्योंकि एजिंग तो होनी है और परेशानी थोड़ी बहुत तो होनी है, तो उसका प्रोग्रेशन रुक सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत से ही अपनी जो जीवन शैली है उसको नियंत्रित रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, जिससे कि बहुत ज्यादा वजन ना बढ़े। काम करने का जो तरीका है, मतलब आप जैसे किसी भी चीज पे स्ट्रेस देते हैं, जैसे ब्रेन पे किसी बात से स्ट्रेस देते हैं, तो स्ट्रेस है जॉइंट को भी है, जब आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनको रिपेयर का टाइम नहीं देते तो वो क्यूमुलेटिव डैमेज होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, और बाद में जाकर वो गंभीर परिणाम दे सकती है, और 24 घंटे जोड़ों में दर्द रह सकता है। जैसे मोबाइल पकड़ने का तरीका है, तो आजकल लोगों को अंगूठे में परेशानियां हो सकती है। आप अगर बहुत काम कर रहे हैं कीबोर्ड पे, तो उंगलियों में बहुत स्ट्रेन होता है। अगर आपकी रिस्ट सपोर्टेड नहीं है तो न्यूट्रल पोजीशन में रिस्ट नहीं रहती, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, वेयर एंड टेयर होती है, और वहां की दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। तो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जोड़ पे हो सकती है। सर्वाइकल का नाम सुना होगा, लंबर लो बैक में पेन हो जाता है वो सुना होगा, घुटनों में, हिप जॉइंट में, या हाथ की उंगलियों में, कंधों में, कोहनी में, तो कहीं भी हो सकती है। तो एक तो जीवन शैली अपनी अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। उसके सिर्फ वजन कंट्रोल करने में ही फायदे नहीं होते, और भी बहुत फायदे होते हैं। योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा जो जोड़ों को यूज करें, मिसयूज ना करें। कहते हैं कि अगर परेशानी हो गई है किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो कुछ चीजें से आलती पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना बहुत ज्यादा, इसको बंद कर दें या जितना हो सके कम से कम करें एक सर्टेन एज के बाद। मुझे लगता है इन सारे प्रिकॉशंस को लेके काफी हद तक जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, और मैं कहूंगी फुटवेयर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई बहुत हाई हील पहनता है और उसकी आदत में है बहुत लंबे समय तक, तो भी क्योंकि बॉडी एक्सेस डिस्टर्ब होती है तो स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है कुछ जॉइंट पे, वहां पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकती है। तो अपना फुटवेयर भी बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें। ऐसा सब कुछ ध्यान रखते हुए काफी कुछ आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों, हाई हील की तरफ आपने इशारा किया, तो हाई हील की चप्पल या सैंडल्स जो भी हैं वो काफी लंबे अरसे तक जितना हो सके नहीं पहनने चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? जी, बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहनते रहें, जब बदल बदल के पहने अपने फुटवेयर को। और कहते हैं कि जब फुटवेयर बाय करने जा रहे हैं आप, उस समय शाम को लें, क्योंकि उस समय थोड़ा सा अगर आपके पैर पे स्वेलिंग भी है, या होता है कि डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, या थोड़ी, तो वो साइज के हिसाब से इजी रहेगा। और उससे क्या होता
होता है कि काफी सारे जो मसल्स होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो इंसर्ट होते हैं बोन पे जाके, वहां भी इन्फ्लेमेशन मिल जाता है उसकी वजह से। और काफ मसल में पेन की समस्या बहुत बढ़ जाती है ऐसे लोगों में, और बहुत सारी और भी परेशानियां हैं जो हो जाती हैं उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये एजिंग प्रोसेस है, उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपने जो सावधानियां बताई हैं उससे हम उसको निस्संदेह काफी हद तक उसको डिले कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी से हम किस प्रकार हमारा शरीर प्रभावित होता है, अगर जनरल टर्म्स पे बात करें तो? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक मल्टी सिस्टम डिजीज है, यानी कि जो ये बीमारी है सिर्फ जोड़ों तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, इसमें बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि लंग्स है, स्किन है, आंतें हैं, और किडनीज कम इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हो सकते हैं, नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम इसमें उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशन भी कह देते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन यानी कि जोड़ों के अलावा जो इसके मैनिफेस्टेशंस हैं वो कह देते हैं। तो अगर किसी के लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो गई तो उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है, सांस फूलने लगेगी, या फिर किसी की आंतों में वेस्कुलाइटिस हो गई तो पेट में दर्द होना, आंतें फट भी जाती हैं। और इसके अलावा नर्व फुट ड्रॉप हो गया, अगर नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो गैंग्रीन हो सकती है फिंगर में, तो एम्पुटेशन की जरूरत भी वो पड़ जाती है। आंखों में स्क्लेराइटिस, आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और इससे बाद में जाके मुंह में ड्राइनेस होना, आईज में ड्राइनेस होना, जिसे हम सिक्का सिम्टम्स कह देते हैं, वो हो जाता है। तो ये काफी डेबिलिटेटिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बाद में जाके। इसके अलावा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कुछ कोमॉर्बिडिटीज को भी जन्म दे देती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज का प्रिकर्सर भी कहा जाता है। और फिर इसका प्री मेलिग्नेंट पोटेंशियल भी होता है, मतलब कुछ मेलिग्नेंसीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे सालों तक चलता रहेगा तो ये सारी परेशानियां हो जाती हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 7 to 10 ईयर्स कम हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसका इलाज सही समय पर शुरू कर दिया जाता है तो डिफॉर्मिटी होने से बच सकते हैं, बहुत सारे ये जो मैंने कंडीशन जिनके नाम गिनाए उनके होने से बच सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ जी सकता है पेशेंट। तो आपने दो टाइप का बताया था कि एक इन्फ्लेमेटरी थी, नॉन इन्फ्लेमेटरी, तो दोनों से क्या ये सारे अंग प्रभावित होते हैं? देखिए, जो नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें अंगों पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस। लेकिन अगर किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गई और वो सीवियर है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? जब चलना फिरना होगा नहीं, फूड खाना जाता रहेगा, तो मोटापा बढ़ता जाएगा। जब मोटापे को भी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट माना जाता है, मोटापे से भी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, और बाकी के कोमॉर्बिडिटीज बढ़ जाते हैं मोटापे की वजह से। तो उस तरह से वो प्रभावित करती है। लेकिन जैसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रभावित करते हैं और दूसरे ऑर्गन पे असर उनका आ जाता है, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, टेंडोनाइटिस की बीमारी क्या होती है और किस प्रकार मरीज को प्रभावित करती है? देखिए, टेंडिनाइटिस मैं कहूँ तो बीमारी नहीं होती, ये कुछ ऐसे टेंडन्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं उनके एंड्स में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको टेंडन कह देते हैं, और वो उनके थ्रू जो मसल है वो बोन पर इंसर्ट करती है ना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जॉइंट का मूवमेंट होता है। तो जब उस पॉइंट पे स्ट्रेस आता है तो जो टेंडन है उसमें भी वेयर एंड टेयर होती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तब या तो टेंडिनोपैथी या टेंडिनाइटिस हो जाती है। अगर सूजन हो गई तो टेंडिनाइटिस हो गई, अगर टेंडन सॉफ्ट हो गई तो वो रप्चर भी हो सकती है, तो टेंडिनोपैथीज में वो आ जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, हम इसको एंथीसाइटिस भी कह देते हैं, कि जहाँ पे इंसर्शन पे अगर स्वेलिंग आ रही है तो वो बहुत सारे डिजीजेस में भी मिल जाता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी मिल सकता है। तो यूजुअली जो उसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रही है, और उस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, कोई डॉक्टर साहब इसमें कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं? ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात करें तो जो मैंने कहा, ओवर यूज हो गया या इंजरी हो गई उस पॉइंट पे, या कुछ ऐसे मेडिकल इलनेसेस होते हैं जिसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें जो कहना चाहिए कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो इन सब कंडीशंस में मिल जाती है। डॉक्टर साहब, रूमेटिक बीमारी से हम किस प्रकार बच सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें? हाँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और काफी हद तक कुछ चीजों पर ध्यान देकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो या नॉन इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेमेटरी। एक तो सबसे पहली जरूरत है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके लिए बच्चों को बचपन से ही ये बताना जरूरी है कि खान पान का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट कहते हैं 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज होती है कि जो काम काज करने का तरीका है वो भी वो कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, कैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, या और भी घर के काम करने के दौरान उनका पोस्चर क्या है, तो पोस्चर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ चीज, प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। कम से कम 8 आवर्स की स्लीप होना जरूरी है। पॉजिटिव रहना जरूरी है, स्ट्रेस को अवॉइड करना जरूरी है, एनवायरमेंट को क्लीन रखना जरूरी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन और जितने रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे भी ये सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो इसमें भी क्या ये भी एक रिमेटिक डिजीज में आता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है और रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यह आ जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे कारण होते हैं, ये प्राइमरी भी हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे जिन बीमारियों के हमने नाम लिए, रूमेटॉइड और बाकी के डिजीजेस, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। होता क्या ऑस्टियोपोरोसिस में? ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन की क्वालिटी है वो कम होती जाती है, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और किस तरह बच सकते हैं इस समस्या? ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके कहते हैं कि जो बोन, जो हमें कहते हैं ना इन्वेस्ट जो करना होता है, तो वो 30 इयर्स तक बिल्टअप होता है। उसके बाद वो डिक्लाइन उसकी क्वालिटी में शुरू हो जाती है, चाहे वो होती ही होती है। और वो कितनी तेजी से हो रही है और आपका बैंक बैलेंस कितना था, कितना इन्वेस्ट किया आपने बोन में। इन्वेस्ट करने से मतलब है कि जो आपका खान पान है, कैल्शियम, विटामिन डी और भी बहुत सारे मिनरल्स, वो सब चाहिए होते हैं बोन्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट खूब हो जाए टिल 30 इयर्स ऑफ एज। उसके लिए जरूरी है मिल्क प्रोडक्ट्स या कैल्शियम, विटामिन डी के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे चीजों को इस्तेमाल करके उनका, और दूसरे फूड न्यूट्रिशनली बहुत ज्यादा अच्छे रहें। फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें और इन सब चीजों से आप काफी तरह से बच सकते हैं। और बाकी जो दवाइयां हैं, कुछ जो जिम में देखा गया है कि वो सप्लीमेंट्स देते हैं, उसमें देखा गया स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी आप प्रीडिस्पोज कर देता है। जो क्या ले रहे हैं आप, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर इन्फेक्शियस आर्थराइटिस की बात करें तो ये क्या होता है, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इन्फेक्शियस आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, इन्फेक्शन कहीं और है शरीर में, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को है, लंग की ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन उसके जोड़ों में भी तकलीफ शुरू हो गई, जोड़ों में भी सूजन आ गए, तो हम कभी कह देते हैं पॉन्सेट्स आर्थराइटिस की, वो नाम दे दिया गया है उसको। तो कभी रिएक्टिव आर्थराइटिस कह सकते हैं कि इन्फेक्शन कहीं और है लेकिन आर्थराइटिस हो रही है। तो एक्चुअली होता क्यों है ये कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री एक वर्ड होता है जो यूज करते हैं, कि जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कर रहा है वो और जो बॉडी के सेलुलर प्रोटीन्स हैं वो कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो उसके बाद जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो जो बॉडी के दूसरे टिश्यूज हैं जो सिमिलर उनकी वो हो रही थी, उसमें भी उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो दूसरा प्रकार होता है जिसमें डायरेक्ट जॉइंट में इन्फेक्शन हो रहा है। जॉइंट की टीबी भी देखी गई है कि जॉइंट की टीबी हो गई। तो ये दो प्रकार से इन्फेक्शन जो है वो अफेक्ट कर सकता है। दोनों का इलाज अलग अलग होता है कि जॉइंट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कह देते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है, इसको तुरंत अटेंशन देना जरूरी है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास जा सकता है। दूसरी चीज है कि अगर रिएक्टिव आर्थराइटिस हो रही है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो इज वेरी डिफरेंट। तो सब आपने काफी विस्तार से बताया, तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी श्रोताओं को कि हम काफी हद तक जो इन्फेक्टिव डिजीजेस हैं उस पर पार पाने में कामयाब रहे हैं, और अब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि ये जो रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और कोविड के बाद तो ये परेशानियां और ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो अब बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, उसको स्वस्थ रखें, अपने खान पान पे ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और कुछ चीजें जो ऑटो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती हैं, ऑटो इम्यूनिटी पैदा करती हैं, जैसे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस और स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, तो इन सब चीजों से बचें और अपना योगदान दें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में।
डॉक्टर साहब, आप आज हमारे स्टूडियो आई और आपने हमें इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आई thoroughly enjoyed. रूमेटिक रोग, कारण और उपचार। अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर उमा कुमार से, जो विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स में। आप सब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी नसों का समूह होती है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती है। जाहिर है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या हो जाए या चोट लग जाए तो स्थिति पूरे शरीर के लिए घातक हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के उपचार की नवीनतम तकनीक, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर HS छाबरा, चीफ ऑफ स्पाइन सर्विसेज और मेडिकल डायरेक्टर, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली से। डॉक्टर छाबरा, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो भी चोट लगती है या इसमें कोई समस्या आती है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो किसी को हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से जो संबंधित हों? एक तो पहले बताना चाहूँगा, ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। जुकाम के बाद सबसे कॉमन एलिमेंट कमर का दर्द होता है। तो बट कमर का दर्द या गर्दन का दर्द खाली एक सिम्टम है, अंदर बीमारियां अलग हो सकती हैं। सबसे आम कारण है मैकेनिकल कॉजेस ना, अगर जैसे कि अगर मांसपेशी कमज़ोर हो जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम हो, ठीक है। पर कई बार अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, कई बार ट्यूमर भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो जितनी भी आपने तकलीफें बताई, क्या ये सारी क्योरेबल हैं आज की डेट में? हाँ, जनरली हम सारी मैनेज कर सकते हैं ना। कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि ये किया आप जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। जैसे जुकाम कभी भी हो सकता है, वैसे कमर का दर्द भी हो सकता है। हमें सिम्टम का इलाज करना है और दोबारा बार बार तंग ना करे, उसके लिए एक अच्छी जीवन शैली रखनी है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अगर चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स रीजनरेट नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या रहती है? मतलब पहले तो जैसे दर्द का उपचार तो ऑलमोस्ट कॉमन है, बट कारण क्या है उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका उपचार एंटीबायोटिक से करना है। ज़्यादा दबाव है तो कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह अगर ट्यूमर है तो उसको देखना है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका इलाज उस हिसाब से करना है। और अक्सर 90 से 95 से 97% में सारे इलाज कंजर्वेटिव मीन्स से ही किए जा सकते हैं। बट 3 से 5% में कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऑपरेट करके स्पाइन स्टेबलाइज करके दबाव हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत आम धारणा है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है और लोग कहते हैं कि नहीं कराया जाए। मतलब एक आम धारणा की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसी धारणा क्यों है? देखिए, टाइम के साथ सारे उपचार डेवलप होते हैं। एक टाइम था जब टीबी का इलाज नहीं होता था, लोग टीबी के कारण मरते थे, है ना। तो अब साइंस मेडिसिन काफ़ी डेवलप कर चुकी है। स्पाइन अपने आप में ही एक स्पेशलिटी बन गई है। पहले वो एक सुपर स्पेशलिटी थी ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोसर्जरी की, बट अब स्पाइन एक अलग से स्पेशलिटी है। रीढ़ की हड्डी का इलाज ठीक से किया जा सकता है अच्छे आउटकम्स के साथ। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, हाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 3 से 4% में, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है 1-8% में। पर जब ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ना करने के दुष्परिणाम कहीं ज़्यादा हो सकते हैं ना कि करने के। किया तब जाता है जब ऐसे इलाज ना आ रहा हो, दिक्कत बढ़ती जा रही हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखनी है और ये भी देखना है कि उसके कारण पैरों में कमजोरी तो नहीं पड़ रही, पेशाब और स्टूल का कंट्रोल तो नहीं जा रहा। तो ये एक मिथ है आज की डेट में। स्पाइन सर्जरी बिल्कुल काफ़ी सेफ है और दोराहे पे हैं, या ना कराएं या कराएं। जब जरूरत है तो ना कराने के कहीं ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स और दुष्परिणाम हो सकते। डेली कई ऑपरेशंस आप करते हैं, तो ये भी बताइए कि किस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं, स्पेशली अगर हम स्पाइनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एडवांसमेंट्स बहुत हैं। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यहाँ पे बिल्कुल खरा उतरता है। तो वेलनेस पे जोर डालना, ना कि इलाज पे जोर डालना, ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है और इसके बारे अवेयरनेस फैलाई जा रही है। दूसरा,
जब मतलब तकलीफ हो तो डायग्नोस्टिक्स बहुत एडवांस हो गई है, चाहे वो इमेजिंग मोडालिटीज़ हों, तरह तरह के एमआरआई हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी असेस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे अगर बोन्स वीक हैं तो डेक्सा स्कैन है, पेट स्कैन है, होल बॉडी सीटी स्कैन होता है, तो एक डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, नई दवाइयाँ, नए तरह के उपचार, रिहैबिलिटेशन की टेक्निक्स, वो भी बहुत एडवांस कर गई। जैसे बताया 3 से 5% में अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो वो भी, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें जब ऑपरेशन होता है तो उस समय उसके पूरे दौरान हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो उसी समय उसको मैनेज किया जा सके। एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं, आपकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें आप जब ऑपरेट करते हैं तो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्लान कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही आप एक सीटी स्कैन कर सकते हैं वो आर्म से, आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल प्रिसीजन से डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी एडवांस टेक्निक्स हैं। हाँ, जैसे कि बताया था, अगर चोट लगने से पैरालाइज हो जाते हैं स्पाइनल इंजरी से, तो उसमें भी प्री हॉस्पिटल केयर से लेके साइट पे एक्सीडेंट के क्या मैनेज करना है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, साइकोसोशल, सेक्सुअल, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे कि फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ऐसी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन में भी यूज़ होती हैं, और कम्युनिटी में वापस लाने के लिए एडवांस्ड व्हील चेयर्स, मतलब कई डिवाइसेस जिससे पैरालाइज्ड लोग भी साधारण जिंदगी में वापस आ सके। तो अब कहते हैं कि चाहे वो स्पाइनल इंजरी भी हो तो लाइफ आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन बी हैप्पी, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो ये एडवांसमेंट्स हम इस स्टेज पे ला सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, ये और साथ में बताइए कि जब इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद कितना समय लगता है मरीज को रिकूप होने में? अब तो जैसे हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो शाम को ही खड़ा करके चला के डे केयर की तरह सर्जरी कर सकते हैं, उसी दिन घर भी भेज सकते हैं। अच्छा, है ना। अगर हमें ज़्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़े ट्रेडिशनल टेक्निक से तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में उनको घर भी भेज देते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे स्पाइनल इंजरी हो तो ना खाली सर्जरी ज़रूरी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, अगर इंडिविजुअल पैरालाइज्ड है तो किस लेवल की इंजरी है उसके हिसाब से 6 हफ्तों से लेके 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं वो रिहैबिलिटेशन में, ताकि हम उनको, चाहे उनमें पैरालिसिस भी हो तो उनको हम एक सक्षम जिंदगी में, साकार जिंदगी में वापस ला सकें। जी। तो बहुत सारी बातें आज हमें यहाँ समझने को मिली और बहुत सारी नई नई बातें भी हमें पता चली डॉक्टर छाबड़ा से कि स्पाइन सर्जरी में और क्या क्या नवीनतम तकनीक भारत में भी अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था अब तक। तो रीढ़ की हड्डी के उपचार के नवीनतम क्या तकनीक है, इस बारे में हमें लेटेस्ट जानकारी देने के लिए डॉक्टर HS छाबड़ा, जो चीफ हैं स्पाइन सर्विसेज के और मेडिकल डायरेक्टर हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर नई दिल्ली में, का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया श्रोतागणों से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। इसी के साथ हमारी सेहत का ये अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।